सिर्फ बुनियादी तौर पर उर्दू साइंसी खादिम दिल्ली यूनिवर्सिटी में तदरीस को छोड़ के कॉलेज से मैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में आया और यहाँ आने पर मुझे इस वक्त डॉक्टर इखलाकुर रहमान कदवाई और प्रोफेसर शफी साहब की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने ही आज से 30 बरस पहले कहा कि भाई तुम बाहर मुल्क में फिरते हो, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है ये बुनियादी तौर पर बहुत अहम काम कर रहा है, यहाँ कुछ साइंस का होना है। पिछले दिनों डायरेक्टर साहब से बात हुई, फरवरी का महीना जो होता है वो यौम साइंस होता है, अभी निकल गया 28 फरवरी। तो उसमें कुछ मसाइल थे, इस वक्त तो जाती दौरे पर है, लिहाजा मैं बहुत मशहूर हूँ कि मुझे ऑब्जेक्टिव स्टडीज में ऐसे अहम खुतबे के लिए याद किया है। खुतबा देते तो 42 साल हो गया, लेकिन यहाँ आने में मेरी दिलचस्पी ये थी कि आप साइंस की तरफ आए। अभी मैंने पिछले दिनों बंगाल में कहा कि आप कलाम के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वो तो तामिल से बड़ी मोहब्बत करते थे, तामिल में लिखते थे, तामिल में पढ़ते थे, तामिल के लिए कहते थे। कुछ लोगों ने कहा हम कुछ कर रहे हैं, मैंने कहा आप कोई अखबार ला रहे हैं, कोई किताब आपने 2-4 महीने में खरीदी, तो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है, तो मैं अपना मकाला पढ़ दूंगा। मैंने वहां भी पढ़ दिया, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी 42 साल में पढ़ दिया। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त पहले कर रहा हूँ कि मकाला सुनने के बाद इसको गौर करें, वरना मैं वहीं रहूंगा, आप रहेंगे, जबान का नुकसान होगा। मैं पूछना चाहूंगा कि उर्दू जबान में क्या नहीं मिला, उसको रिस्क रोजी से जोड़ना वो हम सबकी ख्वाहिश है और हम कोशा है, लेकिन हमसे उसको क्या फायदा पहुंच रहा है ये हमने कभी सोचा? आजकल का मैं पढ़ दूंगा मकाला, इत्मीनान रखिए, मैं बहुत जल्दी पढ़ दूंगा और पढ़ता ही रहूंगा। आजकल का रिसाला है, उसने अपना 75 साल पूरा कर लिया। किसी बड़ी शख्सियत ने वहां कहा कि ये एक दिन के फंक्शन से है, इसमें तो पूरा साल चलना चाहिए। लेकिन मुल्क में मुख्तलिफ तरह की हवाएं, जब तक हम नहीं सोचेंगे, दिल्ली एकेडमी है, मुख्तलिफ तरह की तनकीद हो जाती है। आज हमारे दरमियान प्रोफेसर शेखर रसूल साहब, आलमी शोहरत याफ्ता साहब, प्रोफेसर जैदी साहब, फिजिक्स के मैदान की आलमी शख्सियत है, उर्दू में लिखते रहे। मैं अपने मकाले में बताऊंगा कि और जो शख्सियत लिखती रही। उर्दू साइंस का तर्जुमा करने के लिए, किसी और चीज का तर्जुमा करने के लिए सिर्फ उर्दू ही जबान है। उर्दू में भी तो अच्छी जबान है। मैंने कई कमेटी में कहा कि वो किताबें उर्दू की जो अच्छी है, गिरा कदर है, उनसे क्यों नहीं तर्जुमा किया जाता है? ये सब मैं आप बड़ी यहाँ किसका नाम लूँ किसका नहीं, सब मेरे करीबी हैं और आप लोगों की अल्लाह के फजल से दुआओं से जो कुछ मैं करता रहा हूँ, 4 दहाई से ज्यादा अरसा गुजर गया। तो मैं आपके सामने दरखास्त रख रहा हूँ, मैं कोई नकाद नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। ये तो लोग जो होता है उससे ज्यादा करते हैं। मैं तो खादी हूँ साइंस का, तदरीस को छोड़ के, अपने शौक को छोड़ के यहाँ कर रहा हूँ। हिंदी वालों ने बुलाया, छापा, वो करते रहे, तो मैं पढ़ देता हूँ। लेकिन आप ये सवाल लेके जाएं, बगैर इसके मसला हल नहीं होगा। दिल्ली उर्दू एकेडमी हिंदुस्तान में इस वक्त नायब सदर साहब बैठे हुए हैं, अपना एक अहम मुकाम रखती है। सहाफत का अवार्ड देती है, साइंस का अवार्ड देती है, अदब पर देती है, शायरी पर देती है। पूरे पिछले 30-32 साल में साइंस पर कम से कम 7 अवार्ड दिल्ली उर्दू एकेडमी दे चुकी है। आप कह देंगे अब इधर नहीं थे, अब कुछ मसाइल होते हैं, हो जाते हैं। सहाफत पर दे चुकी है। मैंने बहुत सी जगह सवाल किया कौन सी एकेडमी है जो दे रही है? अवार्ड खाना नहीं है, लेकिन हिम्मत अफजाई है। गालिब इंस्टीट्यूट है, वो देता है। तो हम साइंस को सोचें, कौन सा शोबा है जहाँ साइंस लिखी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो लिहाजा ये सवाल हम आपके सामने दरखास्त अपनी रख रहे हैं, आप इसको देखें और नतीज पर निकाल के बाहर रखिए।
मेरे मकाले का मौजू है उर्दू जबान में साइंसी अदब और उसकी तरसील, उसका डिस्क्रिमिनेशन कैसे उसको फैलाव किया जाए। हर तरफ हमारी जिंदगी में साइंस है, हम कभी सोचते नहीं। आज हमें आज़ादी हासिल किए हुए तकरीबन 6 दहाई से ज्यादा अरसा हो चुका है। हम ये कम ही सोचते हैं। ठीक है जी, हाँ, आज हमें आजादी हासिल किए हुए तकरीबन 6 दहाई से ज्यादा अरसा हो चुका है। हम ये कभी सोचते हैं कि आजादी से कब हिंदुस्तान में साइंस के मैदान में वो तरक्की नहीं थी जो आज हमें नजर आती है। बिलखुसूस साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की आज हमें मुतासिर करती है, जिसके अजीम रहनुमा हमारे आजहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ मैं साइंस को मकबूल करने के लिए उनकी खिदमत का जिक्र करना चाहूँगा, जिसका बड़ा फायदा हमारे मुल्क को पहुँचा है। इसी सिलसिले में नेहरू की बात कर रहा हूँ। उनकी नज़र आवाम की साइंसी ज़रूरतों और समाज को तब्दील करने पर थी, जिसके लिए उन्होंने 1958 में साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन को पास कराने में एक अहम किरदार अदा किया। वो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल यानी CSIR के भी सदर रहे। उस वक्त इस इदारे से मुंसलिक 40 तजर्बागाहों का जाल मुल्क में फैला हुआ था। फैला हुआ था। इसके अलावा दूसरे मैदानों में भी साइंसी इदारे कायम किए गए जो मुल्की तरक्की के लिए बड़ी अहमियत रखते थे। इसके साथ ही नेहरू साइंसी मिजाज और साइंसी नुक्ता नजर को भी पैदा करने के लिए मसरूफ और कोशा रहे। इसी दौरान मुझे मुल्क के मशहूर साइंसदान और चेयरमैन कोठारी कमीशन बराए तालीम, पहले चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली व साबिक सदर शोबे तबैयात यानी फिजिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर DS कोठारी की याद आती है, जिनसे मकबूल साइंस के प्रोफेसर कोठारी साहब को उर्दू से भी बहुत लगाव था और फारसी भी उनको आती थी और उर्दू की तरवीज के लिए भी रहे। यहाँ मैं अलग से जिक्र कर दूं कि बाबा उर्दू का जो साइंस था उसकी मुशावरती कमेटी के प्रोफेसर DS कोठारी मेंबर थे। और ये कम मिलता है, जो बुनियादी उस वक्त का पुराना पर्चा है उसमें है, उन्होंने मुझे बताया। मौजू पर मिलना होता था। एक मरतबा प्रोफेसर कोठारी से मैंने पूछा था, आप मकबूल साइंस यानी पॉपुलर साइंस को क्यों इस कदर जरूरी समझते हैं? डॉक्टर कोठारी ने कहा, हिंदुस्तान में साइंस को फैलाने के लिए और खास तौर पर आवाम तक इसकी जानकारी पहुंचाना जरूरी है, जिससे साइंस में उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी और उनके अंदर साइंसी नुक्ता नजर पैदा होगा। ये ख्यालात साइंसी मिजाज का ही कारनामा है कि कोई भी शख्स सही बात समझ जाने पर अपनी गलती को मान लेता है। जरा इसे तवज्जो से सुनिए, गलती हो जाने पर मान लेता है। अगर साइंसी मिजाज नहीं है तो नहीं मान लेता है और उस जगह नया नुक्ता नजर अपना लेता है। यही उन्हें साइंस के जानिब ले जाएगा और यही हुआ। साइंस को मकबूल बनाने के जरिए आम आदमी साइंस में दिलचस्पी लेने लगा, जबकि आम आदमी की साइंस के मैदान में दिलचस्पी कम होती है। इस तरह साइंस को आवाम के करीब ले जाना जरूरी है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब साइंस को आवाम के लिए फायदेमंद बनाकर साइंसी नुक्ता नजर पैदा किया जाए। जब तक ये काम उस तरह अंजाम नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक हमारा समाजी ढांचा तौहमात और फरसूदा ख्यालात के दायरे में फंसा रहेगा। इन्हीं मसाइल के मद्देनजर उर्दू साइंसी माहिरीन मकबूल साइंस के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखने में मसरूफ रहे। मैं खुद गुज़श्ता कई दहाइयों से मुख्तलिफ ज़बानों में मकबूल साइंसी मज़ामीन लिखने को ज़रूरी समझते हुए इस अमल में 1975 से सरगर्म रहा हूँ। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज की तदरीसी खिदमात को छोड़कर 1976 में CSIR के एक मरकज निस्केर से शाया होने वाले उर्दू मकबूल साइंसी मैगजीन साइंस की दुनिया की इदारत से मुंसलिक हो गया।
और तकरीबन 3 दहाई से कुछ ज्यादा अरसे तक इस मैगजीन की इदारत करता रहा। इस दौरान दूसरे रिसालों में भी मेरे मकबूल साइंसी मज़ामीन और मुतअद्दिद किताबें भी शाया होती रहीं। अगर हम उर्दू जबान का कदीम इर्तिकाई जायजा लें तो पता चलता है कि इस जबान की इब्तदा लश्कर यानी जंग में हुई, लेकिन उर्दू जबान की तरक्की खानकाहों और जागीरदाराना निज़ाम में हुई, जिसकी झलक नुमाया तौर पर उस वक्त की तहरीरों में मौजूद है। इसमें शक नहीं कि उर्दू जबान अपने अदब के मेयार के एतबार से एक जानदार जबान है, लेकिन उर्दू जबान में साइंसी नुक्ते नज़र से मुआशी अक्स कम नजर आता है। अगर हम उर्दू जबान में साइंसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी को शामिल करें तो उर्दू जबान के जरिए साइंस को सीखने से आवाम की पहुंच आगे बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर उनकी माशी जिंदगी में तब्दीली आएगी और उनका समाजी रहन सहन तब्दील होगा। इससे उनकी तरक्की होगी। गुज़श्ता 350 साल की जदीद साइंसी तारीख की तरक्की यूरोप में हुई। यही वजह है कि वहाँ के लोगों ने साइंस में तरक्की की है और वहाँ साइंस फैली है। इसके बरखिलाफ उर्दू जबान में चूंकि साइंसी अदब उस तौर पर मौजूद नहीं है, उस तरह उर्दू अवाम की मालूमात साइंस में महदूद नहीं। जबकि उर्दू जबान में अपनी साइंस के मौजू पर सबसे कदीम किताब बहर हिकमत है, जो 1798 में शाया हुई। ये लीथू पर छपी थी और पार्किंसन साहब की अंग्रेजी किताब का तर्जुमा थी। ये उस वक्त तो अच्छा मालूम होता है कि तर्जुमा किया, लेकिन आज भी ये चीज यही रविश है। ये मैंने सरदार जाफी से भी कहा था, उनका हाँ ठीक कहते हो, तर्जुमा थी। इस किताब में नापने के पैमाने और पैमाइश को बयान किया गया है, जबकि हैदराबाद में साइंसी तालीम का पहला इदारा मदरसा फकरिया, जिसका क़याम 1834 में हुआ। यहाँ फल्कियात के तजुर्बात के लिए रसदगाह जहानुमा और सबसे पहला संगी मतबा, जिसका क़याम 1825 में हुआ, जहाँ से 40 से ज्यादा साइंसी किताबें शाया हुई थी। साइंस की अहमियत को सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक अवाम साइंस से रोशनास नहीं होंगे, वो तरक्की की राहों पर गामजन नहीं हो सकते। इन मसाइल के मद्देनजर सर सैयद अहमद खान ने साइंसी किताबों का तर्जुमा कराया। तर्जुमे की किताबों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मौजूद हैं। सर सैयद ने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। ये अपनी नवीयत की मुल्क के बरसगीर में पहली साइंस की सोसाइटी थी। इस सोसाइटी ने तकरीबन 40 किताबें तर्जुमा कराई, जिनकी तादाद में वक्त के साथ इजाफा होता रहा। इस सोसाइटी ने साइंस को मकबूल बनाने के लिए बड़ी अहम खिदमत अंजाम दी। साइंटिफिक सोसाइटी सिर्फ साइंसी किताबों के तर्जुमे के कामों तक महदूद नहीं थी, बल्कि इस सोसाइटी में मॉडल रूम और साइंसी तजुर्बा करने के लिए तजुर्बागाह का भी इंतजाम था। जरा तवज्जो तलब है, ये उस जमाने में इंतजाम था। सोसाइटी के अमला में कोई ऐसा आदमी मौजूद न था जो साइंस की तजुर्बागाह, मॉडल रूम और म्यूजियम की देखभाल का काम अंजाम दे सके कदीम जमाने में। इस तरह ये सेक्शन डॉक्टर कलकली साहब की मदद से कायम किया गया था। इसका इस्तेमाल उन्हीं की मदद से होता था। वो जब भी साइंस के किसी मौजू पर खुतबा देते तो उस लैब में जरूरत के मुताबिक उस साइंसी तजर्बात के अपनी बात को साइंस के नुक्ते नजर से समझाने की कोशिश करते, वरना आमतौर पर सेक्शन आने वालों को दिखाने तक महदूद रहता। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले मेहमानों पर इसकी मौजूदगी का अच्छा तासुर छोड़ती थी। इस तरह सोसाइटी के अमला में किसी साइंसी आदमी की कमी की वजह से इस तजुर्बागाह से वो फायदा न उठाया जा सका, बल्कि आमतौर पर यहाँ साइंसी आलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था।
जिसकी चाबियां सोसाइटी के लाइब्रेरियन के पास रहती थी। उस जमाने में इब्तदाई तौर पर साइंसी तजर्बे और साइंसी आलात के साथ तजर्बागाह का क़याम बड़ी अहमियत रखता था। यूं तो साइंसी मॉडल रूम तजर्बा दिखाने या डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर के दौरान तजर्बा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सर सैयद इसके दायरे को बढ़ाने के कोशिश में लगे रहते थे। वो साइंस को आवाम तक पहुंचाने का कोई भी मौका, चाहे वो अहमियत का न हो, उससे फायदा उठाते थे और छोड़ना नहीं चाहते थे। अलीगढ़ के कलेक्टर के नाम सर सैयद ने खत तहरीर किया था। वो लिखते हैं, आपको बखूबी मालूम है कि साइंटिफिक सोसाइटी जिस तरह आवाम में इल्म फन का रिवाज देने में मसरूफ है, उसी तरह इल्म और आलात यानी इंस्ट्रूमेंट की तरक्की में यूरोप भी मसरूफ है। सरकारी तौर पर ज़रई सोसाइटी के लिए नुमाइश कायम की है। मुझे सोसाइटी से ये हिदायत हुई है, जरा गौर फरमाइएगा, सर सैयद आजम कह रहे हैं, मुझे सोसाइटी से ये हिदायत हुई है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि जो ज़रई आलात, एग्रीकल्चर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात के लिए नुमाइशी तौर पर तजवीज़ हो, वो साइंटिफिक सोसाइटी को भी दिए जाए। बहुत अहमियत का हामिल है, कितने पहले की बात। इस मुख्तसर खत से सर सैयद की साइंसी गौर फिक्र का अंदाजा लगाया जा सकता है और उनकी कोशिशों से ज़राअत के का ये सेक्शन वजूद में आया। सोसाइटी के सेक्रेटरी एक मशहूर शख्सियत राजा जयकिशन दास, जो उनके बहुत गहरे दोस्त थे, जिन्होंने इस सोसाइटी की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। सर सैयद ने आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन भी कायम किया। उन्होंने अपने जाती छापाखाना, जिसकी उस वक्त मिल्कियत तकरीबन 8,000 बताई जाती है, सोसाइटी को दे दिया, जो 1920 में यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मिल्कियत में आ गया। जबकि इब्तिदा में साइंसी सोसाइटी की किताबों को इस प्रेस में छापने की जिम्मेदारी सर सैयद ने खुद अपने जिम्मा रखी थी। इसका अहम होना वाज़ेह होता है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट साइंटिफिक सोसाइटी और इंस्टीट्यूट का अटूट हिस्सा बनकर सामने आया। सोसाइटी की लाइब्रेरी के सिलसिले में सर सैयद बेहद कोशा रहते। उन्होंने अपने जाती 600 किताबें सोसाइटी को तोहफतन दी थी। यह जिक्र भी मौजूद है कि अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी हिंदुस्तान में शाया सारी उर्दू साइंसी किताबों को जमा कर रही है। जो लोग किताबें देने के लिए ख्वाहिशमंद हो, सोसाइटी उनकी मशहूर होगी। सर सैयद का शुमार उन शख्सियात में होता है जिन लोगों ने आलमी तब्दीली होती तस्वीर को पहचाना, बल्कि हालात के साथ चलने का हौसला दिया। उनकी ये हमेशा कोशिश रही कि आवाम में साइंसी तरसील को यानी डिसमिनेशन को मुमकिन बनाया जाए। सर सैयद की ये भी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तानी आवाम में साइंसी मिजाज का फरोग हो और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसला करने की सलाहियत पैदा हो। इस पस मंजर में ही उन्होंने सोसाइटी कायम की थी। उनके कारहाय नुमाया पर नजर डालने से ये वाज़ा हो जाता है कि उन्होंने एक नई सहाफत का आगाज किया, जो बिलाशुबहा उर्दू जबान में तरक्याती साइंसी सहाफत की मिसाल कही जा सकती है। मैं कारहाय नुमाया को ही बयान कर रहा हूँ, जो तजाद आते हैं, जैसे मैंने सहाफत का नाम लिया, कुछ लोग और कुछ कहते हैं, तो वो तो उसका तो बाइना साफ है। यहाँ बहुत सारे लोग काबिल शख्सियत बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। प्रोफेसर शाफी कदवाई अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट मवाद पर लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, गजट का ज्यादा हिस्सा नई इजादात, कौम परस्ती, कदीम रस्म रिवाज में गिरावट, भरोसे में कमी का अहाता करता है। गजट की खबरों में साइंसी शोर, जदीद तालीम के निज़ाम, नए स्कूलों का क़याम, नई सड़कों और पुलों की तामीर और हुकूमत के तरक्याती अमल से मुताल्लिक मंसूबों पर रोशनी पड़ती है। नई सहाफत की रोशनी में गजट ने तकरीबन 2000 से ज़ायद मज़ामीन साइंस के मुख्तलिफ मौज़ूआत और दूसरी जानिब साइंस और सेहत पर शाया किए, जिसमें गजट का बुनियादी मकसद अवाम में साइंसी शऊर बेदार करना था। गजट में साइंसी मौज़ूआत पर
मुंशी ज़काउल्लाह, वजीर हसन सैयद सज्जाद हुसैन, प्रोफेसर रामाशंकर मिश्रा जैसी काबिल कद्र शख्सियात के मज़ामीन शाया हुए हैं। गज़ट में नई किताबों के तबसरे भी शाया हुए, जिनकी तादाद तकरीबन 30 बताई गई है। सर सैयद दुनिया की तब्दील होते मिजाज से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें ये एहसास था कि कौम रवायात में खो गई है। जब तक कौम बिलखुसूस मुसलमान अपने को जदीद तालीम से रुजू नहीं करते, वो पस्ती में रहेंगे। यही वजह है कि उन्होंने अशाती तौर पर साइंस में होने वाली तब्दीलियों को कौम के रूबरू पेश किया। बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गज़ट और तहज़ीबुल अखलाक नामी मुजल्ला शाया किया। इसे जारी करके साइंसी उलूम का उर्दू ज़बान में आगाज़ किया। इसके बाद हैदराबाद दक्कन में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने और वहाँ के दारुल तर्जुमा और दारुल अशात ने 1917 से 1947 तक साइंसी अशात का काम अंजाम दिया। इसी दौरान बाबा उर्दू मौलवी डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने 1927 में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की सरबराही में हैदराबाद से उर्दू में साइंस का पहला रिसाला साइंस पाबंदी से निकालना शुरू किया 1927 में। अब हम कहाँ आए इस वक्त निकालने के बाद? और कितने साइंस के मैगजीन हिंदुस्तान में कितने लोग लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो हैं, सैकड़ों की तादाद में। यहाँ मुतादिद है दिल्ली में। मुस्लिम उर्दू नवाज साइंसदान की तादाद सिर्फ 3 है। अगर कोई साहब चौथा नाम किसी के जहन में हो, पहला नाम डॉक्टर सालिम अली, दूसरा नाम प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी, जिनके मैं करीब रहा, जिनको की जीनोम के ऊपर और बहुत सारी चीजों का दस्तरस है, और तीसरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद शहीद लंदन की रॉयल सोसाइटी के। चौथा नाम आप लोग गौर कीजिए, मेरा नंबर यहाँ के पास भी है, बताइए ताकि मेरी जानकारी में इजाफा हो। लेकिन एक सवाल है कि क्यों 3 ही है? क्यों 3 ही है? उबैद साहब ने भी बेंगलोर में मुझसे ये बात कही कि कुछ हो तो बताइए। लंदन की रॉयल सोसाइटी के सर लोग हाँ अभी आ रहा हूँ, उस पर वो साइंस निकालना है। ये तो मैं लंदन की रॉयल सोसाइटी को जो है इसके बारे में समझने की कोशिश की है, निकालना शुरू किया। 1946 तक ये सरमाही रहा। ये शुरू में सरमाही शुरू हुआ, कुछ शुमारों के बाद इसे माहाना किया गया, बाद में इसे फिर सरमाही कर दिया गया। अक्सर लोग कहते हैं वो सरमाही रहा, नहीं, वो माहाना किया बाबा। मैंने वो शुमारा देखा, लेकिन इसकी अशात टाइप में थी, न तो लिटो थी और ना कैलीग्राफी थी, और अब तो नहीं चली है जिस पर कि कोई एराब डालना मुतादिद है तो तरतीब नहीं है, जबर है, जेर है, पेश है, इसके लिए भी मैं मकाला पढ़ता हूँ। कोई ऐसा नहीं, एक पेज डालने से थक जाते हैं। तुर्कमान गेट, बिल्ली बल्ली, और कीजिए उसको कागज को नोट कीजिए। इसकी अशात टाइप में थी, ये 52 सफ़ात पर मुश्तमिल था। इसकी सालाना कीमत 5 रुपए थी। साइंस की दुनिया जब शुरू हुआ तो CSIR ने उसकी कीमत सालाना 2 रुपए रखी सरमाही, लेकिन इसकी अशात 17 साल बाद बंद हो गई। इसके शाया होने का असर ये हुआ कि आवाम में जो उर्दू जबान में साइंस की अदब न होने से साइंसी मालूमात से बहुत दूर हो गए थे, उनमें सर सैयद ने तालीमी बेदारी पैदा की। उर्दू में साइंसी मवाद के शाया होने से आवाम में साइंसी मालूमात बढ़ी, क्योंकि आम लोगों की मालूमात में उर्दू जबान के जरिए ही साइंस पहुंचाई जा सकती थी। इस तरह जदीद साइंसी तालीम की बड़ी जरूरत थी। इससे उस वक्त अवाम में साइंसी शऊर पैदा हुआ। ये कहना गलत न होगा कि सर सैयद और डॉक्टर अब्दुल हक की कोशिशों से उस वक्त साइंस को मकबूल बनाने में बड़ी मदद मिली, जिसके नतीजे में निज़ाम हैदराबाद ने अपनी रियासत के सरकारी जबान उर्दू रखी। यही नहीं बल्कि इसके बाद उन्होंने हैदराबाद में साइंसी मरकजी तजर्बागाह कायम की, जो बाद में रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से मशहूर हुई। आज भी वो हैदराबाद में CSIR के सरबराही में काम कर रही है। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि निज़ाम हैदराबाद एक बड़ी साइंसी शख्सियत थी, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी इमारतें भी हैदराबाद में इन सब बातों की निशानदेही करती हैं।
लेबोरेटरी के नाम से मशहूर हुई और आज भी ये तजर्बागाह तरक्की की राह पर गामजन है। आज़ादी के बाद ये तजर्बागाह साइंसी इदारा CSIR में शामिल हुई। उस वक्त साइंसी किताबों का उर्दू जबान में तर्जुमा कराना और उनकी तालीम का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं था। तवज्जो तलब कि इसे गैर अहम समझ कर नजरअंदाज कर दिया जाए। उस वक्त एक बड़े हल्के को यकीन था कि उर्दू जैसी जबान में मगरबी उलूम का साइंसी मवाद क्या मगरबी उलूम का साइंसी मवाद मुंतकिल हो सकता है। अगर मुंतकिल हो भी गया तो क्या इसकी तालीम उर्दू में हो सकेगी? लेकिन अमली तौर पर इसमें कामयाबी हासिल हुई। जरा तवज्जो फरमाइए, इसमें कामयाबी हुई। उस्मानिया में सारी डिग्रियां उर्दू में दी गई। उसके निसाब को देखिए, मौजूद है वहाँ। उस जमाने में किसी जबान में साइंस की तालीम नामुमकिन हो गई थी, लेकिन मौजूदा आज़ाद हिंदुस्तान में हर जबान के लोग ये चाहते हैं कि उनका बराबर का हिस्सा मुल्क है। जहाँ आज हम आप मौजूद है, यहाँ की बात करें, और मुल्क की तरक्की में हो, उनके साथ समाजी इंसाफ हो, उनकी गुर्बत दूर हो, उनके रोजगार के मौके फराहम हो। क्योंकि जब उनकी माशी तरक्की होगी तो उस वक्त समाज में उनकी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए इन्वर्टेड कॉमा अहम लाइन है, जरा इसे ज़ेर गौर जाए। इसलिए जब तक आवाम की जबान और साइंस की जबान एक नहीं होगी, चाहता हूँ, जब तक साइंस की जबान और आवाम की जबान एक नहीं होगी, उस वक्त तक हम साइंस को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल नहीं कर सकते। मैंने मुल्की सतह पर जो तालिब इल्मों में लेक्चर दिया, लोग कहते हैं पब्लिक स्कूल। ठीक है, जब तक हम समझते नहीं, मुशाहिदा नहीं करते, किसी नुक्ते पर नहीं आते, कोई फायदा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि हजम वॉल्यूम क्या है? हम उर्दू में कहते हैं। हमने कहा हजम क्या है? उन्होंने सही बताया हजम क्या है। फिर मैंने हिंदी मीडियम से पूछा आयतन क्या है? उन्होंने भी सही बताया, लेकिन पब्लिक स्कूल वाले ने गलत बताया। वो तो छोटी सी बात है, कोई चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन है, वो उसका हजम है, वो उसका वॉल्यूम है। यही आगे के बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में भी मौजूद है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं स्टेज पे, आप कुछ। तो जब वी का बुनियादी कंसेप्ट नहीं आएगा, हजम का या आयतन का, और हम अंग्रेजी में रखते रहेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, कैसे मुशाहिदा पैदा होगा। उसको बहुत सराहा गया, खासतौर पर महाराष्ट्र में। अच्छा सर, लेकिन हमारी जबान और साइंस की जबान एक है तो हमारे तहजीबी और सकाफती असरात भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो साइंसी इस्तेमाल का अमली खाका मगरिब से मुख्तलिफ होगा। जैसे रामानुजन ने किया, सालिम अली ने किया और बहुत से साइंसदान हैं। उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तान में अकलियत में है, उनको अपनी इक्तिसादी कुव्वत इस्रात बढ़ाने की जरूरत है, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो साइंस से मुस्तफीद हों और उससे पूरी तरह फायदा उठाएं। इसके लिए साइंसी अदब को उनकी जबान में मुंतकिल करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर जो सनती कारखानदार हैं, उनसे काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। इस तरह देही इलाकों में लोग ज़राअत में साइंस से फ़ायदा उठाते हुए जदीद ज़राई आलात यानी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। बेहतर फसलों को हासिल करने के लिए नई किस्मों के बीज का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने बहुत सारे बीजों को दिया और उसका फ़ायदा हमारे सामने है। प्रोफेसर अबरार मुस्तफ़ा खान भी अलीगढ़ में थे, उन्होंने भी बीज और बहुत सारी कसरत हासिल की और इंटामोलॉजी की मदद से काम किया। लेकिन इन साइंसी टेक्निक्स को मकबूल बनाने का एक अहम मसला अब भी दरपेश है। मैं फिर आपकी तवज्जो जाऊँगा, लेकिन इन साइंसी टेक्निक्स को मकबूल बनाने का एक अहम मसला अब भी दरपेश है। सवाल पैदा होता है कि ये सब काम आखिर कौन करे? जरा गौर कीजिएगा। सवाल पैदा होता है कि आखिर ये सब काम आखिर कौन करे? उर्दू जबान और साइंस को कैसे समझाया जाए और लोगों में तकनीकी शऊर कैसे पैदा किया जाए? इस कमी की एक बड़ी वजह यह है कि उर्दू जबान में साइंसी मवाद की बड़ी कमी है। खास तौर पर साइंसी किताबों और ऐसे रिसालों की कमी है, और उनमें साइंस लिखने वालों की भी कमी है। उर्दू आवाम की माशी जिंदगी कमजोर होने की एक
बड़ी वजह ये भी है कि वो तकनीकी तालीम से वाकिफ नहीं हो पाते। इसमें उनकी गुर्बत का भी दखल है, लेकिन जो मवाद उन्हें तालीम में फराहम है वो साइंस के लिहाज से काफ़ी नहीं है। फिर आप गौर फरमाएं कि वो साइंस से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब रही साइंस में लिखने वालों की बात, फिर तवज्जो चाहूँगा। अब रही बात साइंस में लिखने वालों की कमी, इसकी वजह यह है कि माहिर जिस जबान में तालीम हासिल करता है उसी जबान में लिखना चाहता है। उसकी एक खास वजह ये भी है कि वो अगर उर्दू में लिखेगा तो उसे कहाँ तक फायदा होगा। लेकिन जो लोग कुछ कर रहे हैं वो किसी जज्बे के तहत कर रहे हैं। आज भी जो लोग उर्दू सहाफत से, शोबे उर्दू से हैं, जज्बे के तहत है, सिर्फ सब पैसे के लिए नहीं। हमारी और फिक्र गलत है, इस पर वक्त चाहिए। आप हमसे बात करें, दूसरे लोगों से बात करें, वो किसी जज्बे के तहत लिख रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस तरह ये बात वाज़ा हो जाती है कि साइंसी अदब को मुख्तलिफ ज़बानों में तहरीर करना ज़रूरी है। इसके लिए उर्दू ज़बान में साइंस को मकबूल बनाना, यानी पॉपुलर अंदाज में साइंस को आवाम तक पहुँचाना ही सिर्फ एक रास्ता था, है नहीं था, उस वक्त था। इस मसले को हल करने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने 1975 में प्रोफेसर A रहमान मरहूम बानी डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के बानी डायरेक्टर की निगरानी में उर्दू का पहला वाइड सरकारी सतह पर मकबूल साइंसी पॉपुलर साइंस का सहमाही रसाला साइंस की दुनिया की अशात शुरू की, जिसके 4 शुमारों के बाद खाली आया और उसकी एडवाइजरी बोर्ड की एक अहम रिपोर्ट प्रोफेसर जाहिद हुसैन जैदी साहब आपके दरमियान है, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। इसके इसके मशहूर साइंसदान प्रोफेसर A रहमान बानी मुदीर मारूफ शायर आनंद मोहन जोशी गुलजार दहलवी बनाए गए। किसी मसलहत के तहत प्रोफेसर A रहमान ने उनको बनाया और उसी में इम्प्लाई किया। उनके बाद 1988 में उसके मुदीर मोहम्मद खलील हुए। मैं न्याज़मंद जो अरसा तक इस रिसाले से मुंसलिक रहे। इस रिसाले से गुज़श्ता दिनों CSIR के एक इंस्टीट्यूट निस्केयर के ज़ेर इंतज़ाम अपनी 42 साल कामयाब अशात पूरी कर ली है। अब भी लोगों ने वहाँ पूछा एकेडमी में निकल सभी पर्चे निकल रहे हैं। कोई अगर किसी को पूछना हो तो पूछने, सब पर्चे निकल रहे हैं। हम लेने कौन सा पर्चा जाते हैं? आजकल सबसे कदीम रिसाला है, मेयारी रिसाला निकल रहा है। योजना के लिए मैंने बम्बई में एक बड़ा कॉलेज था, वहाँ पूछा, हमारे उसमें सबकी बनती के ज़ेर निज़ाम अपनी 42 साल कामयाब अशात पूरी कर ली है और साइंस को उर्दू ज़बान में मकबूल बनाने में मुल्की सतह पर एक ख़ास मुकाम बना लिया है। मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजर कर इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ मसलन रंगीन सरे वक्त का मजमून पहले नहीं होता था, तो मैंने तब्दीलियाँ ऊपर से मजमून दूसरे मज़ामीन के साथ नए कॉलम शुरू किए, मसलन सेहत, जराइम और साइंस, क्विज, कार्टून, साइंसी मॉडल, ख्वातीन का कॉलम, बच्चों के लिए कॉलम जली खत में। मैंने देखा सारे हिंदुस्तान में बच्चों का कोई रिसाला जली खत में नहीं है। इस कदर नहीं है कि कोई बड़ों के लिए एक रामपुर का रिसाला है, वो जली खत में था। उनकी मुदीरा मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस मिली तो मैंने उनको मुबारकबाद दी। उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ कि आज तक तो किसी को ख्याल ना आया, ये मुबारकबाद हो। जली खत में आसान जबान में दी जाने लगा। साइंस फिक्शन, साइंसी किताबों पर तफसीरें, सवाल जवाब, साइंसी लुगात वगैरह रंगीन अवारात के साथ शाया होने लगा। इदारिया जो रिसाले का अहम पहलू होता है शाया किया जाने लगा। इस दौरान 25 साल मुकम्मल होने पर रिसाला साइंस की दुनिया का इत्तलाती टेक्नोलॉजी सिल्वर जुबली नंबर एहतमाम के साथ मंजर आम पर आया। उस वक्त का इजरा उस वक्त के साइंस की अजीम शख्सियत साबिक हरियाणा गवर्नर
डॉक्टर A.R. किदवाई ने फरमाया था। उस मौके पर डॉक्टर किदवाई ने कहा था कि गुज़श्ता बरसों में अवाम में साइंसी मिजाज पैदा करने में इस रिसाले ने एक अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी अहमियत रखता है। इस रिसाले की कीमत शुरू में 2 रुपए थी, जो अब सालाना 30 रुपए है, ताकि दूर दराज इलाकों में रहने वाले उर्दू क़ारीन इससे फायदा उठा सकें। इसके अवारात भी 48 से बढ़ाकर 52 कर दिए गए। इस मैगजीन ने 1988 के बाद तर्जुमे से हटकर ट्रांसलेशन से हटकर मुल्क की सतह पर अहम साइंसी शख्सियत मसलन नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर D.S. कोठारी, प्रोफेसर A.R. किदवाई, प्रोफेसर मोहम्मद शफी, प्रोफेसर R.C. मेहरोत्रा, प्रोफेसर जहूर कासिम, प्रोफेसर A.C. मिश्रा, प्रोफेसर A. रहमान, प्रोफेसर बलदेव सिंह, प्रोफेसर नसीम अंसारी, प्रोफेसर M. खुसरो, डॉक्टर किशन लाल, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के साबिक चेयरमैन इस वक्त नेता हयात है, प्रोफेसर जाहिद हुसैन जैदी इस वक्त आपके दरमियान है, प्रोफेसर डॉक्टर एहतशाम हसनैन, जनाब बदीउद्दीन खान सीनियर, जिनको पिछले साल मोहम्मद खलील अवार्ड बराए साइंस डॉक्टर साहब के हाथों दिया गया वाली अकेडमी, बदीउद्दीन साहब 80 साल से ऊपर बहुत काम किया, जनाब A.M. कुरैशी, डॉक्टर एहसानुल्लाह खान, डॉक्टर इश्तियाक आबदी, डॉक्टर मोहम्मद नईम अंसारी, प्रोफेसर वजाहत हुसैन, प्रोफेसर इसरार हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद जमील, प्रोफेसर चुगताई, डॉक्टर शबनम फातिमा, प्रोफेसर साबरा खातून डॉक्टर साहब की शागिर्दा है। मैं यहाँ कहने में दलेर नहीं कहूँगा कि उनसे आसान फिजिक्स हिंदुस्तान में मैंने कितने लोगों की एडिटिंग को देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा, अब भी हयात है। साबरा खातून, डॉक्टर शमसुल इस्लाम फारूकी, हमारे विश्व में यहाँ गरीब है मेरे साथी, प्रोफेसर मोहम्मद शफी, जामिया में अभी इंजीनियरिंग के ऊपर लिखा, प्रोफेसर आरिफ अली, प्रोफेसर बिल्किस बानो, बायोटेक्नोलॉजी में उनकी किताब मज़ामीन है, किताबें हैं, इजहार असर, डॉक्टर उबैदुर रहमान वगैरह मुतअद्दिद मारूफ साइंसी शख्सियत से बुनियादी तौर पर उर्दू में उनके साइंसी मैदान में मजबूत लिखवाए गए। मैंने टीवी पर कई जगह कहा कि मेरे ऊपर लोग हंसे कि ये मुश्किल और नामुमकिन का। डॉक्टर A.R. किदवाई साहब हयात नहीं है, वो हमारे कभी चेयरमैन भी थे, पढ़ते थे, लेकिन मेरी पहली किताब का उन्होंने पेशा लिखा है। उन्होंने कहा खलील वो गलत कहते हैं, ये काम मुमकिन है, बाबा उर्दू ने जैसे किया। लिखवाए गए, डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब ने ओरिजिनल फिजिक्स के आर्टिकल लिखे, 1-2 नहीं होता। जिसे कारीन ने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा, साइंस की दुनिया में मुताबिक खूबसूरती शुमार है। प्रोफेसर ओवैस GPFRS ने बम्बई में टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे, जो खत डायरेक्टर जनरल को भेजा, सारी लेबोरेटरी को सर्कुलेट हुआ कि मैं तो आपके यहाँ का जो उर्दू का पर्चा है रीडर का, उसका पर्चा मैं जहाज में पढ़ता हूँ और उससे मेरे अंदर निशानदेही होती है। तो लगा कि ये तो बहुत काम की बात है। जिसे कारीन में बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा, साइंस की दुनिया के मुताबिक चाहूंगा मुताबिक खूबसूरती शुमारे भी शाया किए। उनमें 7 साल योम पैदाइश के मौके पर नेहरू और साइंस CV रमन नंबर, अभी मैंने एक इंटरव्यू में पूछा साइंस का था कि भाई पहला नोबेल डायरेक्ट कौन है, नहीं बता सकते, CV रमन का। अब बताइए, CV रमन नंबर, माहौलियात नंबर, साइंस की दुनिया का सिल्वर जुबली नंबर जो इत्तलाती टेक्नोलॉजी पर था, ज़राती नंबर, बच्चों के साइंसी अदब पर 3 मरतबा खुसूसी शुमारे शाया हुए जो बेहद मकबूल हुए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है कि उसको दोबारा शाया किया जाए। लोगों के टेलीफोन आते हैं, तलाश कर रहे हैं। साइंस के मौजू पर एक दूसरा माहनामा साइंस भी नई दिल्ली से निकल रहा है, जो इस्लामिक फाउंडेशन बराए साइंस और माहौलियात, अभी आप पूछ रहे थे उसका जिक्र आ गया, नीज अंजुमन फरोग उर्दू और साइंस के ज़ेर एहतमाम शाया हो रहा है। इस गैर सरकारी रसाले का इजरा 1993 में हुआ। इसके एडिटर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज हैं, जो मारूफ साइंसी सहाफ़ी, साइंसी माहिर हैं, जो इस वक्त मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर हैं। इस रसाले ने मुल्क की सतह पर अपनी शनाख्त और इस्तेकाम कायम किया और बच्चों को
बच्चों और बड़ों में साइंसी मिजाज पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। इस रिसाले में भी और दूसरे मुताबिक शोबों के मैदानों के मज़ामीन शाया करने को तरजीह दी। इस रिसाले के मुताबिक खुसूसी शुमारे शाया हो चुके हैं जिनको सराहा गया। गुज़श्ता दिनों 4 मार्च 218 को रिसाला ने गालिब एकेडमी में अपनी सिल्वर जुबली की तकरीब मुनक़िद की। किसी रिसाले के लिए 25 साल तक मुसलसल शाया होना बड़ी अहमियत का हामिल है। इस तरह रिसाले का ये तवील सफर एक संगमील की हैसियत रखता है। एक तीसरा रिसाला अंजुमन फरोग साइंस की सरबराही में गुज़श्ता 14 साल से शाया होता रहा है, जिसे साइंसी सोसाइटी ने साइंसी सहाफत के खला को पुर करने के लिए माहनामा साइंस और कायनात के नाम से अलीगढ़ से शाया किया, जिसके एडिटर माहिर साइंस असद फैसल फारूकी रहे हैं। आज भी सरगर्म है। ये एक कामयाब कोशिश थी, अब इसकी अशात बंद हो गई है, लेकिन आज आज़ाद हिंदुस्तान में उर्दू जबान में बहुत सारे रिसाले, अखबारात और बच्चों के रिसाले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शाया हो रहे हैं, जिनकी फहरिस्त काफ़ी तवील है। अगर हम उस पर नजर डालें कि उनमें साइंसी मवाद किस कदर शाया होते रहे हैं, तो साइंस के नज़र से इसे मुतमईन बख्श नहीं कहा जा सकता। इस तरह अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। साइंसी मवाद को मकबूल अंदाज में ज़्यादा शाया करना होगा, ताकि हम उर्दू अवाम और तलबा साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझ सकें, जिससे उनमें साइंसी मिजाज पैदा हो और नज़रियात से दूर हो और मौजूदा दौर में साइंस से फ़ायदा उठाते हुए तरक्की की राह पर गामजन। मैं यहाँ भी जिक्र करना चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा शोबे उर्दू की सरबराही में तहकीक हो रही है, उसमें कुछ शोबों को साइंस को तरजीह दी गई, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो हैं वो डरते हैं कि कहीं अगर हमने साइंस से कर लिया तो क्या हमको उर्दू में तदरीसी खिदमत का मौका मिलेगा। कई स्टेट में काम कर रहे हैं बच्चों के दफ्तर, मैंने उनसे कहा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप मादरी ज़बान पर कुछ कीजिए। शहबाज साहब का भी मैं यहाँ जिक्र करने से नहीं रह सकता। आजकल के जरिए उनकी बड़ी खिदमत। एक बड़ी शख्सियत ने कभी मुझसे कहा था कि आप अपने को मुदीर साइंटिस्ट ये सब न समझिए, इसीलिए मैं खादी में उर्दू साइंस कहता हूँ, आप अपने को सेल्स अफसर समझिए। मैंने 10,000, 15,000, 12,000 का सर्कुलेशन हमारे लिखा हुआ, देखिए जहाँ भी मैं कॉन्फ्रेंस में खुद देने गया वहाँ ये काम किया, उसका मेरा लोग क्रेडिट सारा जिम्मेदारी। प्रोफेसर शाफी रसूल साहब से आप पूछ सकते हैं, जैदी साहब बैठे हैं। मैं आप सब लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने अपने मकाने के दौरान कुछ कड़वी बातें सुनाई, लेकिन वो तवज्जो तलब है, तो मैंने अपने बड़े माहिर से मैं कोई कुमार नहीं था, मैं एक आदना आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।